हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 32वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों तैयार होकर नीचे आए। उनके सारे बच्चों ने उन्हें अपने बीच लाकर खड़ा कर दिया। केशव जी ने अध्याय को देखा और बोला, ये सब क्या चल रहा है अध्याय ने अपना सर को खुजाते हुए और होठों को भींचते हुए धीरज कहा, सॉरी पापा, पर हमें ये पार्टी अरेंज करनी थी तो हमने कर ली। तभी घर बोला, अरे इसका तो आपको पता ही है, फिर इसमें हमारी मदद की हमारी प्यारी भाभी ने, क्योंकि उनकी बात तो आप टालते नहीं कभी, और आप तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुन तो ही उन दोनों ने तनिष्का की तरफ देखा तो गर्व को घूर कर देख रही थी। मानो कहना चाहती हो, तुम सिर्फ मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। पहले तो फंसा कर काम करवा लिया और सब नाम मेरा लगा रहे हो। गर्व ने दांत दिखा दिए। तभी केशव जी ने आकर प्यार से तनिष्का के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज तो हमारी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। तनिष्का ने ये सुनते ही जल्दी से उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तनिष्का ने चहक कर कहा, सच में पापा, यह साड़ी अच्छी लग रही है मुझ पर। केशव जी ने प्यार से कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। तनिष्का झट से उनके गले से लग गई। वहीं अभी अभी घर में जो परिधि जी और आयुष्मान इंटर हुए थे, वह ये नज़ारा देखकर दोनों की ही आंखें नम हो गई। जिस लड़की को कभी अपने बाप का प्यार नहीं मिला, आज उसे उसके पति का बाप सराखों पर बैठा कर रख रहा था। आयु ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। परिधि जी ने उसे देखा तो आयुष्मान ने पलकें झपका कर कहा, वह ठीक है, और सबने ज़्यादा यहीं पर वो खुश रह सकती थी। बहुत शिकायतें थी मेरे भगवान से कि उसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। शायद अध्याय जीजू उन्हीं शिकायतों का फल है। एक बार में ही सारी शिकायतें दूर कर दी ऊपर वाले ने हमारी। उसकी बात सुनकर परिधि जी हल्के से मुस्कुरा दी। तभी शैलवी जी ने तनिष्का को देख मुंह बनाकर कहा, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, इस लड़की से। ये बहुत शैतान होते जा रही है और तो और पापा की लाडली बनी हुई घूमती है। माँ को तो कभी याद भी नहीं करती। माँ नहीं मान रही हो तो पापा को जाकर बोलूँगी। हर बात में पापा की धमकी। ये बोल उसने मुँह बनाकर अपने हाथ बांध लिए। तनिष्का ने जाकर उन्हें पीछे से हक करते हुए कहा, मम्मा नाराज़ नहीं होते। मम्मा नाराज़ हो जाएगी तो तनिष्का कहाँ जाएगी। परिधि जी मुस्कुराते हुए से देख रही थी। आज उन्हें तनिष्का का वो बचपन खुलकर नज़र आ रहा था जो होना चाहिए था। उन्होंने उसे 22 साल की उम्र तक एकदम शांत रहते देखा था, लेकिन अब वो फिर से पहले की तरह होने लगी थी। शैलवी जी उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिए और उन्होंने तनिष्का को हक करते हुए कहा, मेरा प्यारा बच्चा। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखों के कोने से काजल निकाला और तनिष्का के कान के पीछे लगा दिया। सब लोग मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। मिहिर ने अध्याय के कान में धीरे से कहा, तुम्हें जलन नहीं होती यार। अध्याय ने चौंक कर मिहिर को देखा तो बोला, लाइक तुम्हारे माँ पापा तुमसे ज़्यादा तुम्हारी पत्नी को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। पता है, मेरी माँ तो आहिरा के आने से सिर्फ उसी पर ध्यान देती है। उसके लिए और उनके लिए, क्या ही मैं और क्या ही कोई और। क्या मेरी बीवी के लिए भी दोनों सास बहू मिलकर ऐसे रिएक्ट करती है कि मैं वहाँ हूँ ही नहीं। अध्याय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बेटा, अभी नई नई शादी हुई है तेरी। उसकी बात सुनकर मिहिर ने मुंह बना लिया और बोला, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है तेरे पास भी। अध्याय ने कंधे उचका दिए। फिर धीरे से कहा, पता है, शादी का सबसे बेस्ट पार्ट यही है यार। अगर तुम्हारी बीवी की तुम्हारे माँ बाप से हद से ज़्यादा बन रही है तो भाई तुम दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो। मिहिर ने उसे अजीब तरह से देखा तो अध्याय उसे समझाते हुए बोला, देखो, अगर तुम्हारी बीवी की तुम्हारे माँ बाप से नहीं बनी तो सारा दिन लड़ाई झगड़ा होगा और उनके बीच पिस कर रह जाओगे तुम। क्योंकि बीवी की सुनोगे तो माँ ताने मारेगी, माँ की सुनोगी तो बीवी मारेगी ताने। इसलिए अगर दोनों की अच्छी जम रही हो तो तुम सबसे सुखी हो। ऐसे में वह दोनों मिलकर तुम्हें ताना मारेगी तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वरना घर में कलेश होते हैं। वो भी रोज़ रोज़ खुश रहो यार कि तुम्हारी बीवी की तुम्हारी माँ से पट रही है। उसकी बात सुनकर मिहिर स्पेशली था, पर हाँ, उसकी बात में दम तो था। उसने गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है यार, जो भी है जैसा भी है चलने दो। ये सुनकर अध्याय मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद अध्याय बीच में आया
और उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए कहा, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जिनके लिए आज ये पार्टी अरेंज की गई है वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लवेबल कपल, मेरे मम्मी पापा, ऐसे इंसान जो इस घर की खुशियां हैं, इस घर को घर बनाते हैं। वो सब ने उनकी कही बात पर तालियां बजाई तो अध्याय ने आगे कहा, जैसा कि सबको पता है आज उनकी एनिवर्सरी है। मैं चाहूँगा कि सब लोग उन्हें विश करें और ब्लेसिंग दें। सब ने एक साथ केशव जी और शैलवी जी को एनिवर्सरी विश की और उसके बाद केक कट किया गया। तनिष्का भी आज अपनी माँ और भाई से मिलकर काफ़ी खुश थी। थोड़ी देर बाद सब अलग अलग अपनी बातों में अपने अपने ग्रुप के साथ मशगूल हो गए। आयत और अथर्व को बस केक से मतलब था। वह दोनों आराम से एक तरफ बैठे केक खा रहे थे। अथर्व बीच बीच में आयु को देख रहा था जो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक छोटी सी फ्रॉक पहनी थी और उसके बालों को दो छोटी छोटी चोटियाँ बनी हुई थी। अथर्व को वो बहुत क्यूट लग रही थी। अध्याय फरीदी जी के पास आया और उन्हें देख बोला, कैसी हैं माँ आप, ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना आपको वहाँ। फरीदी जी ने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए थोड़ी हो सकता है तकलीफ मुझे। अध्याय ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया और प्यार से बोला, मैंने कहा था ना यहाँ आकर रह लीजिए माँ। ऐसा हो नहीं सकता अध्याय, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के हंसते खेलते ससुराल में कोई भी ड्रामा हो। तुम भी जानते हो कि मिस्टर सिसोदिया का बिहेवियर कैसा है। अब सोचती हूँ तो लगता है मैंने उनके साथ रिश्ता कैसे इतने दिनों तक निभा लिया, इतने साल अपनी बेटी को नज़रअंदाज करते हुए। ये कहते हुए उनकी आंखों में कुछ उदासी सी उतर आई। अध्याय ने धीरे से कहा, वो खुश है, उसकी चिंता मत कीजिए आप माँ, मैं हूँ उसके साथ और हमेशा रहूँगा। तभी आयुष्मान ने आकर पीछे से अध्याय के गले में बाहें डालते हुए कहा, जीजू आप है इसलिए तो कोई चिंता नहीं है, वरना उसके मामले में मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। उस वक्त मैं बहुत छोटा था इसलिए कुछ कर नहीं पाया। अब जब समझदार हुआ हूँ तो बस इतना चाहता हूँ कि वह कभी भी किसी तकलीफ में ना रहे। अध्याय ने मुस्कुराकर उसके हाथ को थपथपाया। तभी राम ने आते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है। वह तेरा छोटा भाई तेरी बीवी के साथ डांस करने की जिद कर रहा है और वो मना कर रही है, जाकर संभाल उन दोनों को। अध्याय ने उसकी तरफ देखा तो राम ने कंधे उचका कर कहा, उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी साड़ी न खुल जाए। उसकी ये बात सुनकर वह सब हंस पड़े। अध्याय ने अपना माथा पीटते हुए कहा, इसका क्या करूं मैं माँ। उसने परिधि जी को देखा और बोला, अभी आता हूँ माँ मैं। परिधि जी ने गर्दन हिला दी। अब राम उनके साथ बातें करने में बिजी हो गया। अध्याय तनिष्का और गर्व के पास आया तो तनिष्का मुंह फुलाए नामे गर्दन हिला रही थी। उसने जैसे ही अध्याय को देखा तो उसके पास जाकर बोली, भैया को मनाओ, कब से पीछे पड़े हैं कि डांस करना है मुझे नहीं करना डांस। सोचो डांस करते करते मेरी साड़ी मेरे पैर के बीच आ गई और खुल गई तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगी, ऐसा रिस्क मुझे लेना ही नहीं। अध्याय ने गर्व को देखा तो गर्व बोला, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, डांस तो बनता है। अध्याय ने गहरी सांस भरी और तनिष्का का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। तनिष्का अपनी साड़ी संभाले उसके पीछे पीछे दौड़ी चली जा रही थी। गर्व समझ गया और उसने जाकर गाना प्ले करवाया। स्टेज पर जाकर अध्याय ने तुरंत तनिष्का को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। वह अध्याय के सीने से जा टकराई। अध्याय ने उसकी कमर को थामा और एक हाथ से तनिष्का का हाथ थाम लिया। तभी गाना प्ले हुआ, जन्म जन्म का साथ चलना ये हुई कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जा है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अध्याय तनिष्का को थामे मूव कर रहा था। वह अब तक तो हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने अपनी पलक झपकाकर अध्याय को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। दोनों गाने के साथ बहते जा रहे थे। अचानक ही अध्याय ने तनिष्का को कमर से पकड़ा और ऊपर उठाया और घूमने लगा। तनिष्का ने कसकर उसके कंधे को पकड़ लिया। उसने जब तनिष्का को नीचे उतारा तो वो उसे देखने लगी। अध्याय ने धीरे से उसके कान के पास होकर कहा, मैंने साड़ी पहनाई है फिर भी तुम डाउट कर रही हो, ऐसे कैसे निकल जाएगी। तनिष्का ने अपनी पलकें झुका ली।
अध्याय ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। तभी एक साथ जोरों से हुटिंग हुई और तालियों की आवाज़ आई। वो दोनों चौंक कर अलग हुए। वह इतना एक दूसरे में खो गए थे कि होश ही नहीं रहा कि वो है कहाँ। तनिष्का ने जल्दी से अध्याय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से भाग गई। अध्याय उसे देखता रह गया। इधर वानी चिढ़कर बैठी थी। सार्थक समझ नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या है। उसने वानी से कई बार पूछा। आखिर में हारकर वानी ने गुस्से से कहा, भूख लगी है, खाना चाहिए। सार्थक ने अपना माथा पीट लिया और बोला, इतनी सी बात के लिए तुम मुँह फुलाए बैठी हो। सार्थक ने उसे देखते हुए कहा तो वानी बोली, यार भूख लगी है, खाना दो, बात नहीं करनी मुझे। वो चिढ़ रही थी। सार्थक ने गहरी सांस ली और एक वेस्टर को इशारा किया। उसने वानी के लिए खाना मंगवाया। वानी को यही तो चाहिए था। वो आराम से अपना खाना एंजॉय करने लगी। इधर गर्व के पास किसी का फ़ोन आया। वह कॉल अटेंड करके जल्दी से दूसरी तरफ जाने को हुआ कि न जाने वो श्री से टकरा गया। श्री ने उसे घूरते हुए कहा, अंधे हो, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता? सामने से कोई इंसान भी चलकर आ रहा है। ओहो हो, तुम खुद को इंसानों की कैटेगरी में समझती हो? घर बने तो अंत मारा। श्री ने उसे घूरकर देखा तो अगर उन्हें फिर से कहा, मेरी तो आंखें न होगी, बटन होगी, तुम्हारे पास तो दो दो मोटी मोटी आंखें हैं, बिल्कुल लेमूर के जैसी। श्री ने जब खुद को एक एनिमल से कंपेयर होते देखा तो उसने गुस्से से अगर वह को करते हुए कहा, तुम गधे कहीं के, मैं ना तुम्हारे बाल नोच लूँगी। गर्व ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ मैडम, गलती तुम्हारी है, मैं नहीं देख रहा था तो तुम तो देख रही थी ना, साइड से निकल जाती। टकराई खुद और सुना मुझे रही हो। यह बोल वो बिना श्री की बात सुने वहाँ से निकल गया। श्री उसे घूरती रही। उसे इस इंसान से चिढ़ हो रही थी। वह ऐसे कैसे बोल सकता था उसे। श्री ने उसके जाने के बाद खुद से कहा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कौन से एंगल से मैं इसे जानवर दिखती हूँ। अभी थोड़ी देर हुई ही थी कि तभी अथर्व ने आकर श्री से कहा, छोटी भाभी, आप डांस नहीं करोगी? आप चलो मेरे साथ डांस करें। श्री उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसने उसके पास बैठते हुए प्यार से कहा, बेबी, मैं आपकी भाभी कैसे हुई? मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। आपकी भाभी तो तनिष्ठा है, वह तो बड़ी भाभी है, आप तो छोटी भाभी हो ना। अथर्व ने फिर से कहा। गर्व जो वापस लौट रहा था, उसने जब यह सुना तो उसके कदम एकदम से रुक गए और वह उन दोनों को देखने लगा। श्री ने फिर से कहा, आपको किसने कहा कि मैं आपकी छोटी भाभी हूँ? मैं आपकी भाभी नहीं हूँ बेटा। अथर्व ने कहा, आप ही तो अभी भैया के साथ थे, तो बड़ी भाभी तनिष्का भाभी है, तो छोटी भाभी आप ही हुए। गर्व ने जैसे ही ये सुना तो अचानक से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह हैरानी से उन्हें देखने लगा। तभी श्री ने फिर से कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी छोटी भाभी हूँ? मैं तुम्हारी छोटी भाभी नहीं हूँ बेबी। वो उसे मनाने की, कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी अथर्व बोला, आप मेरी छोटी भाभी नहीं हो तो फिर आप भैया से बिल्कुल वैसे क्यों लड़ रही थी जैसे मम्मी पापा लड़ते हैं? यह सुनकर गर्व और श्री दोनों ही हैरान थे। अभी वह कुछ बोल पाती कि तभी आयु अथर्व के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अथर्व चलो नाचते हैं। यह बोल वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। श्री हैरान सी कुछ पल वहीं बैठी रही। फिर उठकर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और बोली, क्या बकवास है यार, वह गधा बिल्कुल नहीं। मैं भी क्या सोच रही हूँ उसके बारे में, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। यह शादी वादी के झमेले समझ नहीं आते मुझे। यह बोलकर वो दूसरी तरफ चली गई। गर्व बस उसे जाते देखता रहा। गर्व ने खुद से ही कहा, ये क्या था, ये अथर्व क्या बोल गया? ये आयु के साथ रहते रहते खुद भी ऐसा ही होता जा रहा है। ये बोल उसने मुंह बनाया और वापस सबके बीच आ गया। इधर अध्याय तनिष्का के पीछे आया। वो उससे छूटकर एक तरफ आ गई थी। असल में तो उसे बेहद शर्म आ रही थी। तभी अचानक अध्याय ने उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा। वो चौंक गई और सीधा उसके सीने से जा टकराई। उसने सिर उठाकर अध्याय को देखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अध्याय की पकड़ उस पर और ज़्यादा कस गई। वो मुस्कुराते हुए उसे स्ट्रगल करते देख रहा था। तनिष्का ने मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहा, छोड़िए मुझे,
बिल्कुल नहीं, पहले तुम यह बताओ कि वहाँ से तुम ऐसे क्यों भाग कर आई। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया यार। अध्याय ने उसे देखते हुए धीरे से पूछा। एक पल को तनिष्का ने अपने पलकें झुका ली, फिर अध्याय को देख कहा, मैंने कब कुछ कहा कि तुमने कुछ किया। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे छोड़िए। वैसे भी यहाँ इतने सब लोग हैं, कोई हमें ऐसे देखेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों क्यों अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी बीवी को अगर अपनी बाहों में भर कर रखा है तो क्या दिक्कत है। किसी दूसरे की बीवी को थोड़े ही ना पकड़ रखा है। तुम पर हक है मेरा। अध्याय ने उसे जवाब दिया। तनिष्का हैरानी से उसे देख रही थी। क्या आज ये आदमी कुछ ज़्यादा ही बेशर्मी नहीं कर रहा था। तनिष्का ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अध्याय उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने तनिष्का की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया। वह हैरानी से उसे देख रही थी। अध्याय ने अपना सर हल्के से झुकाते हुए तनिष्का के चेहरे के बराबर किया और उसके होठों के करीब होकर धीरे से कहा, मुझे दर्शाने में बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें। तुम जानती भी हो कि कितनी प्यारी लग रही हो तुम, और ऐसे में तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, तुम सोच भी नहीं सकती। तनिष्का ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए खुद के सिर को थोड़ा पीछे करते हुए कहा, ये क्या क्या बकवास कर रहे हो आप। अध्याय उसके करीब होते बोला, मुझसे भागना बंद करो तानी। तुम जितना भागोगी मैं उतना तुम्हारे पीछे आऊँगा, समझी तुम। तनिष्का ने धीरे से कहा, अध्याय प्लीज़, सब सब है यहाँ पर, कोई देख लेगा प्लीज़। अध्याय ने धीरे से उसकी जॉ लाइन पर किस करते हुए कहा, कोई नहीं देखेगा। तनिष्का ने कस के अपनी आंखें भींच ली और उसकी आंखों की मुट्ठियाँ अध्याय के सूट के कॉलर पर कस गई कि तभी आयात की आवाज़ आई, हैंडसम आप क्या कर रहे हो। उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों चौंक कर अलग हुए। तनिष्का ने अध्याय को खा जाने वाली नज़रों से घूरा और जल्दी से वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। आयत अब भी टुकुर टुकुर अध्याय को देख रही थी, मानो उसके जवाब का इंतज़ार था उसे। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ बेबी। आयत ने उसे घूरा, जिसे कहना चाह रही हो, मैंने कुछ पूछा है, पहले जवाब दो। अध्याय ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हें आइसक्रीम खानी है। किसी को बताना मत, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवाई है। खाने पीने की बात पर आयु तो वैसे ही पिघल जाती थी, और यहाँ पर बात आइसक्रीम की थी तो इसीलिए उसे कुछ और याद ही नहीं रहा। उसने झट से ताली बजाते हुए कहा, ये आइसक्रीम खाऊंगी, चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं हम। अध्याय ने मन ही मन एक राहत की सांस ली और उसे लेकर आइसक्रीम काउंटर की तरफ बढ़ गया। इधर बानी का मूड अभी भी उखड़ा हुआ ही था। वह खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। पिछले कई दिनों से वह नोटिस कर रही थी कि उसके बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। उसके असिस्टेंट ने एक छोटी सी गलती की उस दिन, और उसने उसे इतना कुछ सुना दिया, और अब भी उसे इतनी चिढ़ हो रही थी। सार्थक इसी वजह से उसके पास था। वह जानता था कि उसका मूड खराब है, लेकिन ऐसा क्यों था यह तो उसे भी नहीं पता था। अध्याय आयत के साथ वहाँ आया और उसने आयत को वहीं बैठाते हुए आइसक्रीम की कटोरी पकड़ा दी। मानी ने आइसक्रीम देखी तो अध्याय को देख बोली, मुझे भी चाहिए। अध्याय उसे देखने लगा, फिर आराम से बोला, क्या हुआ है बुआ, आप ठीक तो हैं ना। आपकी आवाज़ में मुझे चिढ़ नज़र आ रही है, आखिर हुआ क्या है। सार्थक ने उसे देखते हुए कहा, शायद इसका मूड खराब है इसलिए इतना चिढ़ी हुई है। तुम लाओ आइसक्रीम इसके लिए, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अध्याय ने हामी भरी और तुरंत बानी के लिए आइसक्रीम मंगवा दी। बानी ने एक पल को आइसक्रीम देखी तो खुशी खुशी जल्दी जल्दी से 2-3 चम्मच आइसक्रीम की खाई, लेकिन अगले ही पल उसका जी मिचलाने लगा। उसने तुरंत चम्मच छोड़ी और मुंह पर हाथ रखकर दौड़ी वॉशरूम की तरफ। उसे इस तरह भागते देख वह दोनों हैरान परेशान रह गए। सार्थक जल्दी से बानी के पीछे गया और अध्याय भी। वह जब रूम में आया तो बानी उल्टियाँ कर रही थी। सार्थक ने जल्दी से जाकर उसे संभाला और उसकी पीठ को सहलाने लगा। बानी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और आंखों में नमी उतर आई थी, चेहरा कुछ पीला पड़ चुका था।
बानी ने थोड़ी देर बाद अपने मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारे और टॉवल से मुंह पोंछते हुए सार्थक की तरफ देखा। सार्थक ने परेशान होकर कहा, तुम ठीक तो हो ना बानी? क्या हुआ है? मुझे लगता है कि कोई खाना सूट नहीं किया है तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पहले गर्म दूध मंगवाता हूँ। यह बोल उसने उसे आराम से बेड पर लिटाया। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, क्या कर लिया है बुआ आपने खुद को? सार्थक जी भी परेशान हो गए आपको लेकर। बाली ने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता, अचानक से मिचली आई और उल्टी हो गई। जब अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। अध्याय ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर को बुलाया है मैंने, आप शांत रहिए और पहले आराम कीजिए। तब तक सार्थक जी भी उसके लिए गर्म दूध लेकर आ चुका था। इधर पार्टी भी लगभग पूरी हो चुकी थी। सब लोग धीरे धीरे करके जाने लगे थे। केशव जी और शैलवी जी को जब बानी की हेल्थ के बारे में पता लगा तो वह दोनों जल्दी से उसके पास आ गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ चुके थे। घर में सबको पता लग चुका था कि बानी की तबीयत खराब है। जल्द ही पार्टी समेटा दी गई और सब लोग अब बानी के कमरे के बाहर खड़े थे। डॉक्टर ने बानी को चेक किया और थोड़ी देर बाद बाहर आए। सार्थक ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है? अचानक से तबीयत कुछ खराब हो गई और वो काफ़ी कमज़ोर भी लग रही है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल कल उन्हें हॉस्पिटल लेकर आइएगा, कुछ टेस्ट करने हैं जिसके बाद सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। वैसे 99% मैं श्योर हूँ कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुए। एक बार टेस्ट कर लेंगे तो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। आप चाहे तो अभी प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करवा लीजिए जिससे आपको श्योरिटी मिल जाए। यह सुन सब हैरान थे। अचानक ये बात सुनने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सार्थक ने तो बिल्कुल भी नहीं। उसे तो लगा था कि बानी इसके लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होगी। और कल वो जो इंटीमेट हुए थे उसका क्या? वो जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ गया। गर्व ने डॉक्टर को बाहर तक छोड़ा और वापस सबके पास आ गया। कमरे के दरवाज़ा बंद था और सब बाहर द्वार पर की तरह खड़े एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। गर्व ने उन सबको देखा और बोला, क्या चल रहा है यहाँ पर सब लोग धरना दिए क्यों खड़े हो? अरे चलो भाई, खुशी का माहौल है, खुशियाँ मनाओ। एक और नन्हा मेहमान आने वाला है घर में। गर्व की बात सुनते ही तनिष्का ने चहकर कहा, मैंने भी तो कब से यही बोल रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। मुझे तो वैसे भी बेबी चाहिए था। तभी अथर्व और आयु ने एक साथ कहा, सच में बेबी आ रहा है? तनिष्का ने उन दोनों को देखा और जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। वह दोनों खुशी से उछलते हुए चिल्लाने लगे थे। गर्व ने जल्दी से कहा, मैं फिर से भाई बनने वाला हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं चाहता कि इस अथर्व के जैसा सड़ू भाई पैदा हो। मुझे तो प्यारी सी प्रिंसेस जैसी आयु के जैसी बहन चाहिए। आयत ने जैसे ही सुना तो वो क्यूट सा पाउट बनाकर मासूमियत से गर्व को देखा। वो उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। वहीं अथर्व का मुंह बन गया। लेकिन अध्याय कुछ टेंशन में दिख रहा था। केशव जी ने उसे देखा तो बोले, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो अध्याय? वह दोनों समझदार है, संभाल लेंगे खुद को। अध्याय ने उनको देखा और बोला, पापा दिक्कत तो यही है। सार्थक जी जिस हिसाब से अंदर गए उस हिसाब से पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले वो बातचीत आगे बढ़ती कि गर्व ने जाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और तनिष्का और बच्चों के साथ वहीं हॉल में डांस करने लगा। वह सच में काफ़ी खुश था। आयशा ने भी जल्द ही उन सबको ज्वाइन कर लिया। वह सब खुशी से नाच रहे थे और घर वाले मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। तभी पीछे से बानी की आवाज़ आई, अरे मेरे बिना सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो? मैं भी तो हूँ यहाँ पर। सब लोगों ने उस तरफ देखा जहाँ पर बानी और सार्थक खड़े थे। गर्व ने जल्दी से आकर बानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचकर बीच में ले आया और सब लोग फिर से एक बार नाचने गाने में मशगूल हो चुके थे। सार्थक मुस्कुराते हुए बानी को देख रहा था।
यहाँ थोड़ी देर पहले वो इतनी बीमार सी लग रही थी, अब वो नाच रही थी और ये औरत उसकी ज़िंदगी की खुशियों का पिटारा थी जिसके लिए वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन सार्थक की ये विश पूरी करके बानी ने उसकी ज़िंदगी में एक और सबसे बड़ी खुशी भर दी थी। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि सेल्वी जी ने उन्हें जल्दी से रोकते कहा, बस करो अब, एक जगह टिक कर बैठो, बहुत उछल कूद करती हो तुम। बानी ने मुंह बना कर लिया और बोली, ये गलत बात है भाभी, फिर से रोक टोक शुरू हो गई आपकी। मैं भी 5 साल पहले वाली रोक टोक से उबर भी नहीं पाई और आप फिर से। सेल्वी जी ने उसे घूर कर देखा तो बानी मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। तनिष्का उन्हें ही देख रही थी। उसने मासूमियत से कहा, आप अचानक से गुस्सा क्यों हो गई बुआ? सार्थक ने हंसते हुए कहा, अभी तो पता नहीं तुम्हें कितने और मूड स्विंग देखने को मिलेंगे इनके। बानी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, ज़्यादा बोलो ना तो देखना तुम। अध्याय बानी की बात सुनकर हंस पड़ा। उसे अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। थोड़ी देर यूं ही मस्ती मजाक करने के बाद वह सब आराम करने अपने कमरे में चले गए। तनिष्का कमरे में आई तो अध्याय ने उसे तुरंत पकड़ लिया और वहीं दरवाजे से लगा दिया। वो अध्याय की बाहों में कैद खड़ी थी और न जाने क्यों उसके मन में क्या ही चल रहा था। तनिष्का की साड़ी को देखकर अध्याय खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तनिष्का ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ अब आप क्या कर रहे हो? लेकिन अध्याय तो बस उसकी मासूमियत भरी आंखों में डूबा हुआ था। तनिष्का ने उसे देखा। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी जिसकी स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थी। अपना जैकेट वो पहले ही निकाल चुका था। अध्याय की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ दिख रही थी। वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। एक पल को तनिष्का की नज़रें उसकी चेस्ट पर जा टिकी। उसे इस तरह देखकर तनिष्का का गला सूखने लगा था। उसने अपना गला तर करते हुए कहा, ये क्या चल रहा है? क्या ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये अध्याय मुझे आज इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों लग रहे हैं? तनिष्का अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी अध्याय ने धीरे से उसके करीब होकर उसके कान में फूंक मारते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहा, कहाँ खोई हुई हो मेरी जान? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो तुम? तनिष्का उसकी इस हरकत पर सिहर उठी। यह आदमी उसे आज कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। लेकिन अचानक ही न जाने तनिष्का को क्या हुआ कि उसने अध्याय की कॉलर को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। अब हैरान होने की बारी अध्याय की थी। इससे पहले अध्याय कुछ कहता या रिएक्ट करता कि अगले ही पल तनिष्का ने उसे पलटकर दरवाजे से लगा दिया। नज़ारा ये था कि जहाँ पहले अध्याय था वहाँ तनिष्का थी और तनिष्का की जगह अब अध्याय था और वह हैरान सा उसे देखे जा रहा था। तनिष्का ने उसके करीब होते हुए कहा, मुझे परेशान करने में मज़ा आता है ना बहुत आपको? ये कहते हुए वो उसे ही देख रही थी। अध्याय की नज़रें उसी पर थी। तनिष्का इस बात से बेखबर थी कि अध्याय उसकी नज़दीकियों से कितना बेचैन होने लगा था। आखिर तनिष्का की गर्म सांसें उसे अपने सीने पर महसूस जो हो रही थी। ये लड़की सच में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार खड़ी थी। तनिष्का ने उसे देखते हुए कहा, आप आज मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं कर रहे? कब से देख रही हूँ, बार बार मुझे चिढ़ा रहे हो। फिलहाल तो तुम मुझे चिढ़ा रही हो मेरी जान। अध्याय ने फिर से कहा। तनिष्का ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर उसे देखा तो अध्याय बोला, मुझसे दूर हटो। यह सुनकर तो तनिष्का और भी ज़्यादा हैरान थी। वो भला उसे खुद से दूर होने के लिए क्यों कह रहा था? तनिष्का को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अध्याय ने एक बार फिर कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी तनिष्का ने जोर से उसके सीने पर काट लिया। अध्याय को अचानक ही अपने सीने पर कुछ तेज दर्द सा महसूस हुआ और उसने एक तेज आह के साथ तनिष्का के बाजू को कस के पकड़ा। लेकिन इस बीच में उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह तनिष्का को धक्का देकर खुद से दूर कर दे। थोड़ी देर बाद जब तनिष्का अपनी भड़ास निकाल चुकी थी तो उसने अध्याय को घूरकर और नाखुशी से देखा। अध्याय की पकड़ उसके बाजू पर अब भी टाइट थी।
यहाँ तक कि अध्याय के हाथों की उंगलियाँ उसके बाजू पर छप चुकी थी और उसके बाजुओं पर लाल निशान पड़ गए थे। लेकिन उससे भी बुरा हाल अगर किसी का था तो वो अध्याय का था। वो अपने सीने को देख रहा था जिस पर तनिष्का के दांतों के निशान दिख रहे थे। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, क्या हो क्या गया है तुम्हें? ऐसे कौन काटता है यार? अचानक से यह कहकर उसने अपने सीने की तरफ देखा। उसे अब सच में दर्द हो रहा था, लेकिन तनिष्का अभी भी गुस्से में थी। अध्याय ने जब उसके गुस्से में तमतमाए चेहरे को देखा तो बोला, हुआ क्या है? इस तरह से अचानक से क्यों गुस्सा हो गई तुम? ठीक तो होना तानी तुम? तनिष्का ने रुआसी होकर कहा, सब आपकी गलती है। आपने मुझे खुद से दूर क्यों करने को कोशिश की? आपने मुझे दूर होने को क्यों कहा? मैं नहीं जा रही कहीं भी। मैं फिर से काटूंगी आपको। अध्याय को अब समझ आया कि उसकी हरकत के पीछे का रीज़न क्या है। उसने हल्के से मुस्कुरा कर तनिष्का के चेहरे को पकड़ना चाहा कि तनिष्का ने उसके हाथ को झटक कर उससे मुंह फेर लिया। अध्याय ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो तुरंत अपने कान पकड़ कर कहा, अच्छा सॉरी बाबा, मेरी गलती है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन तनिष्का कहाँ कुछ सुनने को तैयार थी। तभी अचानक अध्याय ने तनिष्का की नाजुक सी कमर को पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचा और वह उसकी बाहों में समा गई। उसने अध्याय को फिर से घूरा, लेकिन उसी वक्त अध्याय ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तनिष्का एक पल को हैरान रह गई, जबकि अध्याय आंख बंद किए बड़े प्यार से तनिष्का को किस कर रहा था। और अभी कुछ ही पल हुए थे कि तनिष्का ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूसरे में खोने लगे, लेकिन तभी अचानक तनिष्का को अपना बदला याद आया और उसने जोर से अध्याय के होठों पर काट लिया और एक सिसकी के साथ अध्याय तुरंत उससे अलग हो गया। उसने अपने होठों को छूते हुए उसे देखा। उसके होठों से अब खून निकल आया था हल्का सा। तनिष्का ने अपने दांत दिखाते का फिर से कहा, तो अब मारूंगी। अध्याय ने गहरी सांस ली और उसे फिर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और पलटकर दरवाजे से लगाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे काफ़ी वार्डी किस करने लगा। तनिष्का हैरान थी, वह कभी भी उससे ऐसे पेश तो नहीं आता था, लेकिन आज प्रवोक भी तो उसी ने ही किया था। इसमें अध्याय की तो कोई गलती नहीं थी। कुछ ही पलों में तनिष्का को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने अध्याय को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह सांस नहीं ले पा रही तो उसने तुरंत तनिष्का को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। तनिष्का एकदम से सिहर उठी। अध्याय ने अपने होठ धीरे धीरे उसके गर्दन और नेकलाइन पर चल रहे थे। वो उसकी जॉ लाइन से लेकर उसकी गर्दन पर और कंधे और अपने होठों से सहलाते हुए धीरे से बोला, मुझे बहुत परेशान करने लगी हो तुम तानी। तो मैंने अगर परमिशन दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आज तनिष्का को अध्याय की कही हर एक बात प्रवोक ही कर रही थी। उसने उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए उसके कॉलर को पकड़ उसे अपने सामने करते हुए कहा, मैंने क्या परेशान किया है आपको? अध्याय ने तुरंत उसे पकड़ अपने करीब किया और धीरे से उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, सांस संभालो पहले अपनी। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी नज़दीकियों से मेरी क्या हालत होती है। तनिष्का उसे देखने लगी कि तभी अध्याय ने उसे पकड़ अपनी बाहों में उठा लिया। वो एक पल को हैरान रह गई। उसने अध्याय की तरफ देखा, वो पहले से उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से उलझी हुई थी। अध्याय ने उसे लाकर बेड पर लिटाया और झट से उसके ऊपर झुक गया। तनिष्का उसे देखती रही। अध्याय ने उसके माथे को चूमा और हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, आज इसके बारे में बात नहीं करते, कभी फुर्सत में तुम्हें एक एक बात गिनवाऊंगा। ये कहते हुए एक बार फिर अध्याय उसे किस करने लगा। तनिष्का कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक तनिष्का ने उसे धक्का देकर अपने बगल में गिरा लिया और खुद झट से उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। अध्याय आज उसे सच में इस तरह देखकर काफ़ी हैरान था। ये उसकी ही बीवी थी जो उसकी करीबियों से पिघल जाया करती थी और पलकें उठाकर उसे देखने की हिम्मत तक नहीं करती थी। लेकिन आज तो इसका एक अलग ही रूप
देखने को मिल रहा था। तनिष्का ने झुकते हुए अध्याय को देखकर कहा, हमेशा आप मुझे परेशान करते हो, आज मैं करूँगी। ये कहते हुए उसने धीरे से अपनी नाक से अध्याय के नाक को रब किया। अध्याय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, अच्छा कैसे करोगी तुम मुझे परेशान, बताना जरा। तनिष्का ने उसके माथे को चूमा, फिर उसके दोनों गालों को, और फिर धीरे से अपने होठों को उसकी जॉ लाइन पर फिराया। अध्याय की सांसें उसकी हर एक टच के साथ भारी होती जा रही थी, जो तनिष्का भी महसूस कर रही थी, और इसी के साथ उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। तनिष्का ने धीरे से अध्याय के होठों को अपने होठों से छू लिया। अध्याय ने आंखें खोल उसे देखा तो तनिष्का शरारत से मुस्कुरा कर बोली, आप तो इतने में ही परेशान हो गए। लेकिन अब अध्याय ना तो बात करने के मूड में था और न ही रुकने के मूड में। उसने तनिष्का की गर्दन को पकड़ा और अपनी तरफ झुका लिया। तनिष्का उसे देखने लगी तो अध्याय ने उसके होठों को देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारा हर एक हरकत का बदला लूँगा मैं। यह कहकर अध्याय ने अपने होठों को उसके होठों से मिला दिया। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चूमे जा रहे थे, मानो इस रात की कोई सुबह होने वाली नहीं थी। दोनों एक दूसरे में खोने को तैयार थे। थोड़ी देर बाद तनिष्का ने खुद को अध्याय से छुड़ाया और उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए और फिर धीरे धीरे करते हुए नीचे की तरफ उसके सीने पर आ गई। उसके शर्ट के बचे हुए बटन तनिष्का ने तुरंत खोल दिए। अध्याय के बदन पर अब तनिष्का के हाथ फिसल रहे थे। आज कुछ तो अलग था तनिष्का में। तभी अचानक एक बार फिर अध्याय की सिसकी निकली, क्योंकि तनिष्का ने फिर से उसके सीने पर काटा था। अध्याय ने घूरकर उसे देखा तो तनिष्का ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, आप भी तो मुझे काटते हो ना, आज मेरी बारी। ये कहते हुए उसने एक बार उसे फिर से काट लिया। उसके दांतों के निशान अध्याय के स्किन पर साफ नजर आ रहे थे। अचानक ही अध्याय ने अपनी बाजू उसकी कमर पर लपेटी और उसे पकड़कर नीचे गिरा लिया। अब अध्याय उसके ऊपर था। उसने तुरंत तनिष्का की साड़ी के पल्लू को साइड किया और उसके कंधे को चूमते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था नहीं, लेकिन तुम हो की हरकतें ऐसी कर रही हो। अगर गलती से भी मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूँ तो मुझे माफ़ कर देना बेबी। ये कहते हुए उसने धीरे से उसकी कॉलर बोन पर बाइट कर लिया। तनिष्का ने कस के अपनी आंखें मीच ली और अध्याय के कंधों पर अपनी मुट्ठियाँ कस ली। अध्याय उसे किस करते हुए नीचे बढ़ने लगा। उसने धीरे से तनिष्का के गोरे पेट को चूमा। एक पल के लिए तो तनिष्का की सांसें अटक गई। उसने अध्याय के बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में कस लिया। अध्याय ने उसे देखा और तुरंत अपनी शर्ट उतार फेंकी। अब वो तनिष्का के होठों को एक बार फिर से बेतरतीब तरीके से चूमने लगा। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में बहने लगे थे। दोनों की धड़कनें और सांसें बढ़ी हुई थी। आज तनिष्का उसका कुछ ज़्यादा ही साथ दे रही थी और ये अध्याय को और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। दोनों पर ही मदहोशी हावी थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। न जाने रात के कौन सी पहर में दोनों एक दूसरे में खो ही रहे थे। लेकिन अध्याय को लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसने खुद को शांत किया और तनिष्का को अपनी बाहों में भर लिया। वो सच में अब काफ़ी थक चुकी थी। जैसे अध्याय ने उसे अपनी बाहों में भरा, तनिष्का को एक प्यार भरी गर्माहट का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी बाहें अध्याय की कमर पर लपेट दी और सुकून से आंखें बंद कर ली। अध्याय ने धीरे से और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया। धीरे से बोला, गुड नाइट मेरी जान। तनिष्का तो सो चुकी थी, उस पर थकान आज कुछ ज़्यादा ही हावी थी। अध्याय ने अपने पास में पड़ी अपनी शर्ट उठाई और उसकी अपने शर्ट पहनाकर फिर से उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह मिहिर उठा तो उसकी नज़र आहिरा पर गई, जो अब भी सो रही थी। उसने टाइम देखा तो अभी 6:30 हुए थे। वो उठकर बेड के हेडबोर्ड से टिक लगाकर बैठ गया और एकटक आहिरा को देखने लगा। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। उसने हल्के से अपना हाथ बढ़ाया और आहिरा के बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी इतनी आदत
क्यों लगती जा रही है मुझे? मैं खुद नहीं समझ पा रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम में कुछ तो अलग हो रहा है। मुझे तुमसे चिढ़ भी होती थी शुरू में। हमेशा से मैं जानता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन नज़रअंदाज करने की सिर्फ यही वजह थी कि आसपास और भी लड़कियां थी शायद। आज पता लग रहा है कि सबकी पसंद और तुम्हारी पसंद में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मिहिर ने एक गहरी सांस भरी और बोला, मुझे हो रहा क्या रहा है मैं खुद नहीं समझ पा रहा। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे प्यार भी है या नहीं, लेकिन हाँ, तुम मेरी आदत हो। तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक तरह की खुशियाँ आई है। माँ खुश रहने लगी है। मेरा अस्तित्व बदलने लगा है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। तुम बहुत कुछ करती हो मेरे लिए, मैं जानता हूँ, और मेरी माँ के लिए भी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर खुश रख पाऊँ। यह कहकर उसने धीरे से झुककर आहिरा के माथे को चूम लिया और उसकी छुअन से अचानक ही आहिरा की नींद खुल गई। आहिरा ने चौंक कर मिहिर को देखा, जो उसके पास अभी भी झुका हुआ था। मिहिर भी कुछ हड़बड़ा गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। आहिरा ने उसे देखते हुए अचानक ही कहा, क्या क्या हो गया है? क्या कर रहे हो तुम? मिहिर ने नाम में गर्दन हिलाते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा और एक बार फिर धीरे से उसके माथे को चूम लिया और कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। आहिरा उसके इस मूव से हैरान थी। उसने कभी भी यह तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये अचानक ही क्या हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपने पलकें झपका कर मिहिर को देखा तो मिहिर मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि वह कंफ्यूज हो गई है, लेकिन उसने उसे कंफ्यूजन में भी छोड़ दिया और उसकी कंफ्यूजन दूर करने की उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसकी कंफ्यूजन वह उठा और उठकर बाथरूम चला गया। आहिरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपने माथे को उस जगह छुआ जहाँ पर मिहिर के होठों का एहसास भी अभी उसे हो रहा था। उसने खुद से ही कहा, ये सपना है या ये हकीकत? ये सच था क्या? क्या ये सपना था? हाँ, सपना ही होगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है। वह अपनी इसी जद्दोजहद में उलझकर एक बार फिर से तकिए पर सिर टिकाकर सो चुकी थी और कच्ची नींद में होने की वजह से उसे एक बार फिर से नींद आ गई। मिहिर जब वॉशरूम से वापस आया तो वह फिर से सो चुकी थी। उसे फिर से सोते देख मिहिर को हंसी आ गई। ये लड़की सच में कितना सोती थी, लेकिन इतना तो मिहिर को पता लग चुका था कि अब वह जब उठेगी तो उसे वह किस एक सपना ही लगेगा। यह सोचकर मिहिर के होठों की मुस्कान कुछ गहरी हो गई। उसने गहरी सांस भरी और तैयार होने लगा। इधर अध्याय की नींद तनिष्का से पहले खुली। वह अभी भी सुकून से अध्याय की बाहों में सोई हुई थी। अध्याय ने धीरे से उसके होठों को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान, उठना नहीं है तुम्हें? तनिष्का ने हल्के से कुनमुनाते हुए अपना मुंह फेर दिया और फिर से सो गई। अध्याय ने टाइम देखा और उसे आराम से लेटाकर उठकर खड़ा हुआ और वॉशरूम में चला गया। अध्याय नहाकर वापस आया। तनिष्का आराम से पेट के बल सोई हुई थी और तो और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अध्याय ने उसे देखा और फिर मिरर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी पूरी बॉडी पर तनिष्का के दांतों की कलाकारी बेहद ही खूबसूरती से चमक रही थी। अध्याय ने उस नीले पड़ चुके लब बाइट को छुआ और फिर तनिष्का की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर तनिष्का के चेहरे के पास अपने गीले पानों से पानी झटका। तनिष्का के चेहरे पर जब पानी की बूंदें पड़ी तो वह कसमसाई और उसने नींद में ही जल्दी से कहा, बारिश आ गई, बारिश आ गई। ये कहते हुए वो उठ बैठी। उसे जब एहसास हुआ कि वो अपने कमरे में है तो उसने अध्याय की तरफ देखा, जो उसके सामने खड़ा उसे ही घूर रहा था। तनिष्का ने उसे घूरते हुए अपने पास पड़ा तकिया उठाकर अध्याय की तरफ फेंका तो अध्याय ने भी वो तकिया कैच कर लिया। तनिष्का ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या तरीका है किसी को उठाने का? अध्याय ने उसे देखा और बोला, मेरी हालत नहीं देख रही हो तुम? उसकी बात सुनकर तनिष्का ने अपनी पलकें
जल्दी जल्दी झपकाई और उसे देखते हुए कहा, आपको क्या हुआ है? अच्छे भले तो खड़े हो। अध्याय ने उसके कुछ करीब होते हुए अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपनी कलाकारी भी देख लो जरा। उसके ये कहते ही तनिष्का की नज़रें उसके सीने पर जा ठहरी और उसने झट से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वह हैरान थी कि ये सब उसने किया था। तनिष्का को मानो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मासूमियत से अध्याय को देखा, जबकि अध्याय उसे ही घूर रहा था। तनिष्का ने धीरे से कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये, सॉरी ना। अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, जानबूझकर नहीं किया? अच्छा, ज़्यादा भोली बन रही हो तुम। अभी मुझे पागल समझ रखा है। बोल बोल कर काट रही थी तुम मुझे, और अभी भी तुम में ये कहने की हिम्मत है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। तनिष्का ने अपना मुंह छोटा सा बना लिया और बोली, डराना बंद करो मुझे। इस तरह से मत बोलो, वरना मैं पापा को जाकर बोल दूंगी, फिर देख लेना। उसकी यह बात सुनकर अध्याय ने उसे तुरंत बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर झुक गया। तनिष्का हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देख रही थी। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, बुलाओ जरा अपने पापा को, मैं भी तो देखूँ क्या कहोगी तुम पापा को। ये कहोगी कि तुमने मुझे लव बाइट्स दिए इतने, या फिर ये कि हम अभी क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर तनिष्का हैरान थी। वो उससे कुछ कह भी नहीं पाई थी। उसने मासूमियत से कहा, प्लीज़ छोड़ दो ना, आपने रात में भी मुझे बहुत परेशान किया है, फिर से अभी कर रहे हो, मुझे कॉलेज भी जाना है प्लीज़। उसने जितनी मासूमियत से कहा था वो अध्याय को पिघलाने के लिए काफ़ी था। अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरी शराफत का ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हो तानी। तनिष्का ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, आप हो ही शरीफ, तो मैं क्या करूँ इसमें। अध्याय को उसकी इस हरकत पर कुछ हंसी आ गई। उसने धीरे से तनिष्का के होठों को चूमकर कहा, कुछ ज़्यादा ही शरीफ हूँ मैं, इसलिए हर बार बच जाती हो तुम मुझसे। तनिष्का मुस्कुरा दी। अध्याय उससे अलग हुआ और उसे देख बोला, जल्दी से जाकर नहा लो, कॉलेज का टाइम हो गया, फिर हड़बड़ी में नाश्ता भी नहीं करोगी तुम। तनिष्का ने उसकी बात सुनी और जल्दी से उठकर नहाने चली गई। अध्याय उसे जाते हुए देख रहा था। असल में तो वह उसे बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी वह शक्ल तनिष्का की बॉडी पर भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। वो आज सच में बहुत प्यारी लग रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी, और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।